बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 29 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे दो बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से। एक डेवलपमेंट तो शहर इक़्तिदार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही है, और फिर एक डेवलपमेंट है जो इस्लामाबाद से 7,000 मील दूर, लगभग 7,000 मील दूर वाशिंगटन डीसी में हो रही है। और कहीं ना कहीं ये दोनों डेवलपमेंट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। इन दोनों डेवलपमेंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। गुज़श्ता 2 दिन से आपने नोट किया होगा कि जो मामला सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टॉक शोज़ का मौजू है, वो मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हों या ना हो, मुज़ाकरात होंगे तो किसके साथ होंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प है और ये मामला उस खबर के साथ भी जुड़ा हुआ है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि 5 नवंबर को एक कॉल आएगी अमेरिका से और वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील कर देगी। जो डेवलपमेंट अमेरिका में हो रही है वो शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर है, परेशान कुन खबर है, और यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स के साथ मेरे ख्याल में जुड़ी हुई है। अब आप ज़रा इसको ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि साल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत कायम हो गई, जो PDM का सीज़न 1 था। और उस दौरान जो कुछ हुआ उसमें कोई एक मौका आपको याद नहीं होगा कि हुकूमत ने कोई सीरियस जेस्चर्स दिखाए हों, सीरियसली बात करना शुरू की हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो है वो मसले का हल चाहते हैं। साल 2022, 2023 और 24 में आज से 10-15 दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम थे। वो लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के वजूद को अगर कोई ख़तरा है तो उनका मौक़िफ़ ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब के साथ हैं। अब अचानक एक चेंज ऑफ हार्ट किस तरीके से हुआ कि बयानात आना शुरू हुए कि जिनको आप ये कह रहे थे कि इनका वजूद पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है और इनके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कटहरे में लाएंगे, इनको सज़ाएँ दी जाएंगी, फांसी दे दी जाएगी, फ़लाँ कर दिया जाएगा, ये सब कुछ चल रहा था। और फिर अचानक एक दिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर नमूदार होते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार तो हो हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे साथ मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात के लिए हम ही भरें। तो उसके ऊपर सवाल हुआ उनसे, सवाल ये हुआ, गालिबन शहजाद इकबाल ने किया, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में थे वो जियो टीवी पे, कि वो तो ये कहते हैं, बल्कि नहीं, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में नहीं थे, एक और स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी, वहाँ पर बात हो रही थी 21 अप्रैल को जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। उनसे सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो कहती है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरीके से करें, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनको जेल में रखा हुआ है, उनको कैद में रखा हुआ है। तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हैं उनके रिहाई के मामलात भी तय हो सकते हैं, ये हमारे साथ बैठे तो सही, बात करने के लिए राज़ी तो हों। यानी कि वो शख्स राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला थे और उनके वज़ीर दाखिला होते हुए कोई 250 FIRs मुकदमात जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कायम किए गए, उनमें से सज़ाएँ भी हो गई और उन में जो 3 मुकदमात हैं उनमें सज़ाएँ भी हो गई। और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का ये मौक़िफ़ था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये जेन्युइन मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स और लीडर्स के ख़िलाफ़ जो सैकड़ों FIRs हुई हुई हैं। तो अगर ये सब कुछ जेन्युइन था तो राना सनाउल्लाह जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ था, आज एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में बैठकर ये किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर बातचीत पर राज़ी हो जाएं तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। गोया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाल दिया है कि किस तरीके से ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उसको तक़वियत देता है राना सनाउल्लाह का ये बयान। अच्छा, मामला राना सनाउल्लाह के बयान पे नहीं रुकता। उसके बाद इरफान सदीकी जो अगेन नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं, उन्होंने कहा मुज़ाकरात जो है वो अगर आप महमूद अचकज़ई के साथ कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर सकते हैं, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो इसी तरीके के बयानात
मुस्लिम लीग नून की दूसरी लीडरशिप की तरफ से भी आने लग गए। इसहाक डार साहब ने जो है वो सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने भी कोई बातचीत, मुज़ाकरात और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के तनाजुर में ये बात कर दी। अब सबके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि ये आखिर हुआ क्या। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो रिस्पॉन्स आया, तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी से सवाल हुआ। शहरियार आफरीदी ने जो फुलझड़ी छोड़ी और फिर रऊफ़ हसन ने जो कहा और किसी हद तक शिबली फराज ने जो बात की, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन साइड जो है रद्द अमल बहुत ज़्यादा आया और एक बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग ने कहा कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो के ज़रिए मुसल्लत होना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके पल्ले कुछ नहीं है मुस्लिम लीग नवाज़ के और इस हुकूमत के। आप तो अपनी मर्ज़ी से पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स नहीं कर सकते, तैनातियाँ नहीं कर सकते, हुकूमत में वज़रा जो है वो शामिल नहीं कर सकते, तो आपके साथ हम मुज़ाकरात, आपके पल्ले जब कुछ होगा तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जिनके पास ताकत है हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। हम बात करेंगे आर्मी चीफ से, DGI से, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास ताकत है। अब इस बयान के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर भी रद्द-ए-अमल आ गया। मैं 2 रद्द-ए-अमल सामने रख देता हूं जो गुज़श्ता रोज़ आए हैं। तहरीक इंसाफ में एक डिवीज़न मौजूद है इस मामले के ऊपर कि मुज़ाकरात कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। रऊफ़ हसन बड़े क्लियर हैं, शहरियार आफरीदी, ये सारे लोग जो हैं ये तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होनी चाहिए। उसके बाद जो हमाद अज़हर हैं, शौकत बसरा हैं, शेर अफजल मरवत हैं, दीगर लोग हैं, उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं हो सकती, ये हमारे अपने मौक़िफ़ की नफ़ी होगी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और ना ही उन्होंने कहा कि सारे मामले में हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोई डील ढूंढ रहे हैं। 2 बयानात मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा कि ये डेवलपमेंट तो जिस वक्त यहाँ पर हो रही है, मुज़ाकरात का खेल चल रहा है, तो सब लोगों के जहनों में ये होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं मुज़ाकरात की बातें। उस तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, उस PTI की लीडरशिप के मुतल्लिक जिसको क्रश करने की बातें मुस्लिम लीग नून बहुत ओपनली वाशगाफ अंदाज में जो है वो करती रही है, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे राना सनाउल्लाह हों, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, शहबाज शरीफ हों, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, इन्होंने जब भी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है, तहरीक इंसाफ के लिए इनके पास कोई गोशा, कोई नरम गोशा और कोई मामला मौजूद नहीं है। तो फिर ये सब कुछ अचानक कहाँ से हो गया। अच्छा, हमाद अज़हर साहब ने जो ट्वीट किया, पहले तो शौकत बसरा ने मुख्तसर ट्वीट है तो मैं पहले बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा बहरान को हल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मौजूदा बहरान की वजह वो खुद है। फिर हमाद अज़हर ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत ... फिर उसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी शुदा मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती। लेकिन इसके अलावा एक और भी तो मसला है। फिर वो कहते हैं मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और ये मेरी ज़ाती राय है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है। 9 मई तो एक बहाना बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी इनके किसी लफ्ज़ की कोई अहमियत ना थी। ऊपर से झूठ, फ्रेब, ब्लैकमेल और टॉर्चर की लंबी दास्तानें हैं। ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक चले गए हैं कि अब पता नहीं कैसे नज़रें भी मिला सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं जो हमारे लोगों और उनके घर वालों के साथ किया गया। अगर कभी तफसीलात सामने आईं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म भी कर सकता है, और वो भी अपने हम वतन के साथ। बहरहाल बड़ी कुर्बानियां रकम हो चुकी हैं, इलेक्शन में फतह मिल चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का कदावर तरीन रहनुमा बन चुका है। तहरीक इंसाफ में नई क़यादत रूनुमा हो रही है और मुल्क सारा हकीकत से आशना हो गया है। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा है जो खुद अपने वजूद पर शर्मिंदा है और अपनी अफादियत भीख हो चुका है। इस सूरत हाल में चंद तमगा शुदा टाउट्स के अलावा कोई भी आज मुक़तदरा के साथ नहीं खड़ा। जिन नमूनों को कौम पर दोबारा मुसल्लत किया वो अपने हलकों में इलेक्शन हार चुके हैं और शफाफ इलेक्शन की सूरत में आज अपनी ज़मानत भी नहीं बचा सकते। इनकी शक्लें और करतूत देखकर कौम को अरबाब इख्तियार पर मज़ीद गुस्सा आता है, बल्कि उनकी सोच और जजमेंट पर मज़ीद शकूक जन्म लेते हैं। मुल्क के मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और गर्मियाँ भी आ रही हैं। गंदम का बहरान, बिजली के बिल, IMF की मज़ीद महंगाई, सनती बंदिश, अपोजिशन की तहरीक। शेक्सपियर का मशहूर जुमला है समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये कुल मिलाकर उस दूसरे फैक्शन का, जो बड़ा फैक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। अब ये तो वो डेवलपमेंट है जो यहाँ पाकिस्तान में हो रही है। अब इसके ट्रिगर्स क्या हैं, क्यों
आखिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि इतना सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हुए, ये सारा कुछ ओन करते हुए, क्रैक डाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स पे करते हुए, लड़ाई पे जलती तो ज़ाहिर है कि थी, लड़ाई तो थी, तहरीक इंसाफ ने भी तो ज़ाहिर है कि गलतियाँ की, लेकिन उसके ऊपर तेल डालकर दे मेड श्योर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ऐसी लड़ाई हो, पाकिस्तान के इदारों के साथ एक ऐसा बदतरीन टकराव हो जिसमें इनका सियासी फ़ायदा हो, और फिर इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, फ़ौज वर्सेस तहरीक इंसाफ हो, और फिर उनको क्रश, ज़ाहिर है कि ताकत तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अब इसमें जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने सबसे ज़्यादा जो नज़रें सबसे पहले जो लगाई हुई हैं वो सऊदी अरब पे लगाई हुई हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। सऊदी अरब से सरमायाकारी माजी में भी आती रही है, अभी भी आए तो कोई इतने अचंभे की बात नहीं होगी, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में आ सकती है एक ऐसा वक्त जब सऊदी अरब खुद अपने नियम, जो मोहम्मद बिन सलमान का जो सबसे क्लोज टू हिज हार्ट प्रोजेक्ट है, उसके लिए फंडिंग या उसके लिए इन्वेस्टमेंट फराहम नहीं कर पा रहे, ऐसे वक्त में क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे अगर उनको अपना माली फ़ायदा नज़र आएगा। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपने माली फ़ायदे के लिए तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिर्फ मदद की गर्ज से वो इन्वेस्टमेंट शायद ना करें, क्योंकि वो अपने लिए एक बेहतर बिजनेस डील ढूंढेंगे। इसी तरीके से जो उनकी इस वक्त सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो उसमें गारंटी नहीं होगी प्रॉफिट्स के, रिटर्न्स के जो है वो, और इसी तरीके से दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट। और इस सारे माहौल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो अमेरिका ने 22 अप्रैल को एक ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट वो जारी करता है। हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारा मौक़िफ़ ये है कि इंडिया इस दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेटर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। और इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट है उनकी वो 80 सफ़हात पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान पर 100 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने रिपोर्ट छापी है। अब इस सारी सूरत हाल में एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी जो डेवलप होती हुई नज़र आ रही थी, जिसके ऊपर मैंने 12 बात भी की कि अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हैं, ये उसका साल है और इसमें बहुत कवी इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर बन जाएं। अब वो 5 नवंबर को मंगल के दिन इलेक्शन होगा और जो मजमुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बड़े अरसे तक सर्व करने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रंप अगर आता है और वो अमेरिका का सदर बनता है, ये सब की असेसमेंट मुख्तलिफ है कि इमरान ख़ान के लिए कितना बेहतर होगा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए डैमेजिंग होगा या नहीं, वो उसको टफ़ टाइम देगा या नहीं, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक बात पे सब मुख्तलिफ हैं कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं ये नहीं चल पाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, बाइडन प्रेसिडेंसी से आउट हो जाता है, तो मामलात ऐसे नहीं चल सकते जिस तरह के अब चल रहे हैं कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ये भी कह देता है कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, या पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो स्टैम्पीड किए जा रहे हैं, या इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, उसकी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर अगर आ जाते हैं तो ये वो हुकूमत बैठी हुई है जिसने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है, उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको डेमागॉग्स और डिक्टेटर्स का हामी और दोस्त करार दिया है। 7 जनवरी का जो कैपिटल हिल का अटैक है उस पे उसको कंपैरिजन 9 मई के साथ किया है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो डिक्टेटर करार दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को आमराना जहन का मालिक करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बाकायदा हमारे वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मिसालों के तौर पर कहते रहे कि इमरान ख़ान के हवाले से कि ये भी ट्रंप की जहनीत का है, यानी अब आप टारगेट कर रहे थे बेसिकली, चाहे वो एहसन इकबाल हों, वो गुफ्तगू करते रहे, इसी तरीके से मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, मरियम नवाज़ हैं, ये सारे लोग ट्रंप के हवाले से जो कुछ करते रहे उसकी भी मैं क्योंकि पहले वीडियोस में बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ तो आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को अमेरिका से कॉल आएगी, फिर मामलात सारे तब्दील करने पड़ेंगे, फिर भी तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं और पाकिस्तान फंसा हुआ है इस वक्त अपनी एक मुआशी दलदल में। IMF के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान नेगोशिएट करना है 6 से 8 अरब डॉलर का,
और मियाँ साहब को भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है तो तहरीक इंसाफ को जाहिर है कि फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ एजिटेट करेगी, तहरीक इंसाफ की एजिटेशन को रोकना पड़ेगा, एहतजाज को रोकना पड़ेगा। एहतजाज को रोकने के लिए आंसू गैस कहीं पर चलानी पड़ेगी, कहीं पर डंडे चलाने पड़ेंगे, कहीं पर लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और एक जब बहरान चल रहा होगा तो ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है ना हुकूमत चल सकती है। दिल आधा है, हुकूमत करने की ख्वाहिश पूरी है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी क्योंकि अमेरिका में CNN वो इदारा है जो डोनाल्ड ट्रंप के उसके बड़े लीगल इश्यूज़ भी रहे हैं, जिनको आगाज़ की 2018 की 16 ऑनवर्ड्स 17 ऑनवर्ड्स जो अगले 3-4 साल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की CNN के साथ उसकी हर वक्त कोई झगड़ा कोई लड़ाई होती रहती। तो बड़ा CNN को भी ये भी कहते हैं कि वो बड़ा एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया है। जिस तरह पाकिस्तान में भी जियो ग्रुप के हवाले से, जंग ग्रुप के हवाले से कहते हैं कि वो एंटी इमरान खान मीडिया है, वहाँ पर भी लेबल्ड और टैग्ड है CNN। अब CNN ने एक सर्वे किया और बड़ा जामे किस्म का सर्वे किया है अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से, और उसके जो नताइज हैं वो बड़े हैरान कुन हैं और बड़ी बुरी खबर है एक तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और हुकूमत के लिए। अमरीकियों की अक्सरियत ने बाइडन हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा, और इजाफा भी कितना हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसमें किसी को शक नहीं है, जो पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं, ख़बरों को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, उनको ये बात मालूम होगी कि शायद जो बाइडन जो है वो अव्वलीन नंबरों पर होंगे जब भी वीकेस्ट प्रेसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस लिस्ट को बनाया जाएगा, मुरतब किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, मुरतब तो किया गया है। उसमें कमज़ोर तरीन सदूर में जो बाइडन आएंगे। जो बाइडन ने कहा था मैं मोहम्मद बिन सलमान को पराया ऑफ द वर्ल्ड बना दूंगा, अछूत की तरह ट्रीट करूंगा, और उसी मोहम्मद बिन सलमान के पास वो गिड़गिड़ाया जाकर और उसने कहा तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया था व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर ओपेक प्लस रशिया में, और उससे एक हीट और एक बर्ंट अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मिला। उसने कहा था कि रिकैलिब्रेट करेंगे टाइज, कोई बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हम मनसब नहीं है। जो बाइडन से बात करेंगे तो शाह सलमान के साथ करेंगे, और अगर मोहम्मद बिन सलमान ने बात करनी है तो फिर लॉयड ऑस्टिन से जो वज़ीर दिफा उनके साथ बात करें। जेन साकी ने ये स्टेटमेंट बाकायदा वाइट हाउस के पोडियम से खड़े होकर दिया था। इसी तरह अफ़गानिस्तान वाला मामला देख लें, यूक्रेन का मामला देख लें, वो क्वाड कहाँ गया, ऑकस अलायंस, वो जो सारा कुछ अमेरिका कर रहा था उसमें, और फिर कर्टेल करना था। उसने कहा चाइना को जनाब हम चाइना की ऐसी की तैसी कर देंगे, नॉट अंडर माई वॉच, हम रिपेयर करेंगे, फोर्ज करेंगे नई अलायंसेज, और हमारा जो सबसे सीरियस कंपेटिटर है चाइना, अब चाइना जो है उसको किस हद तक डैमेज कर पाया। जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो नहीं अचीव हो पाए, जो अमेरिका के सदर ने दावे किए थे वो नहीं हो पाए। व्लादिमीर पुतिन उसी तरीके से खड़ा, बल्कि मज़ीद मजबूत है माजी के मुकाबले में। और रशिया की इकॉनमी किस तरीके से जंग के बावजूद ग्रो कर रही है। तो वीकेस्ट प्रेसिडेंट तो वो है, लेकिन नाकाम प्रेसिडेंट जो है वो अब अगर अमेरिकी समझने लग गए हैं तो उसके प्रोस्पेक्ट्स ऑफ विक्ट्री नवंबर 2024 के इलेक्शंस में वो जाहिर है कि कम हो जाते हैं। जो अमेरिका में कराया गया हालिया सर्वे है, CNN ने जो करवाया, उसमें अमेरिकियों की अक्सरियत ने सदर बाइडन के दौरे हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। CNN ने यह सर्वे करवाया। सर्वे से मालूम होता है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मकबूलियत में मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन से कहीं आगे। सर्वे के मुताबिक अमरीकी वोटर्स की बड़ी तादाद यानी 49% ये कहती है कि सदर ट्रंप जो हैं वो मकबूल हैं, जबकि जो मौजूदा सदर हैं बाइडन, उनकी मकबूलियत 43% वोटर्स में है। अब अमेरिका की आबादी जहन में रखें, ये सैम्पल ज़ाहिर है कि छोटा है, लेकिन जब आप इसको फैलाएंगे तो ये 30 करोड़ लोगों में जब आप 6-7% की भी बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। कितने नंबर से आगे हैं। अब जो हुकूमत है, हुकूमत के हवाले से 55% जो अमरीकी हैं उनका ख्याल है कि जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका दौरे हुकूमत एक कामयाब दौर था। 44% कहते हैं कि उनका दौरे हुकूमत नाकाम था, यानी 11% का फ़र्क यहाँ पर आ जाता है। फिर 61% अमरीकी जो हैं, जब बाइडन के बारे में सवाल होता है वो ये कहते हैं कि मौजूदा सदर बाइडन का अब तक का दौरे हुकूमत नाकाम रहा। सिर्फ 39% लोग जो हैं वो जो बाइडन के दौरे हुकूमत को कामयाब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आगे इन्होंने लिखा है कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों में से 92% 92% जो हैं
वो ट्रंप के दौरे हुकूमत को कामयाब करार देते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले यानी बाइडन की अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 73% सिर्फ, यानी इतना बड़ा फ़र्क है कि अपनी जमात के भी 73% हैं लोग जो ये कह रहे हैं कि सदर बाइडन का जो दौर है वो कामयाब है। और किसी भी जमात से ताल्लुक़ ना रखने वालों में से 51% अफराद ने ट्रंप के दौर को कामयाब करार दिया, जबकि सिर्फ 37% ने सदर बाइडन के अब तक के दौर को कामयाब कहा। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो ए पॉलिटिकल हैं, जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ पर भी ट्रंप वो समझते हैं कि कामयाब था और जो बाइडन जो है वो एक नाकाम सदर है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी अमेरिका में ये अब बड़ी वाज़ेह होती नज़र आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बन जाएंगे। और शायद ये मामला उसी के साथ कनेक्टेड है कि इनको मालूम है कि दुनिया भर में कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वो बहुत सारी जो बाइडन की पॉलिसीज़ थी उनका रिवर्सल करेंगे। उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक़ सबको मालूम है कि कितना बेहतरीन है, और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त पाकिस्तान का एक्सेस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और हमारे दफ्तर ख़ारजा का वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में कितना बढ़ गया था 2019 के बाद। 2018 में नहीं था, 2019 ऑनवर्ड्स, गालिबन जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो बढ़ गया था। और फिर जाहिर है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहे उस वक्त तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लेवल पर बड़ा बेहतरीन रहा था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो इस बात पर तो सब मुत्तफ़िक हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जिस तरीके के मामलात अब चल रहे हैं वो नहीं चलाए जा सकेंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस तमाम बैनुल अक़वामी मंजरनामे को सामने रखते हुए वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उसके लीडरशिप को, वो बार बार मुंह भर के जो है वो मुज़ाकरात की बातें करती हुई नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।